देहरादून की आबो हवा बिगड़ी, पहली बार नवंबर में अत्यधिक प्रदूषित हवा। गुरु पूर्णिमा पर्व पर हरिद्वार में उड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। भारतीय सीमा से लगे नेपाल में भीषण हादसा, जीप दुर्घटनाग्रस्त, 2 भारतीयों सहित 8 की मौत। पांच नए शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी, युकाड़ा में एम्बियंस कंपनी से मांगे आवेदन। धाम में जल्दी 24 घंटे मिलेगी बिजली, पहला गैस इंसुलेशन सब स्टेशन बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 में हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। बद्रीनाथ भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में ही हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर हजारों तीर्थयात्री केशव प्रयाग और अलकनंदा सरस्वती समागम में स्नान करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर विशेष पूजा अनुष्ठान आयोजित किया गया है। तीर्थयात्रियों ने स्नान कर ही पुण्य लाभ अर्जित किया है। 17 नवंबर को रात 9:07 पर ही भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो गए हैं। विधिवत पूजन हुआ है। अब तक 13 लाख से अधिक तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। न कार्तिक समो मास न कृते न समम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। मासानां कार्तिको सृष्टो देवानां मधुसूदनः तीर्थम नारायणाख्याहिं तृतीयं दुर्लभम कलौ। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है और भगवान बद्रीनारायण से बढ़कर, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है और वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। आज साम्यप्राश केशव प्रयाग में पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। पूर्णिमा स्नान का और 10,000 गुना फल मिलता है तीर्थ में स्नान करने से। और आप समस्त भक्तों का श्री बद्री विशाल जी कल्याण करें। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर रुड़की से अगली बड़ी खबर है। मेरठ के दारोला में ही रुड़की शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार मैंगलोर हाईवे पर ही गुड़ मंडी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि कार में लगभग 100 मीटर तक पलटती हुई गिर गई है। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार को हादसे का कारण बताया जा रहा है। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ONGC चौक पर ही हुए सड़क हादसे को क्लब और पब की संस्कृति से जोड़ दिया है। इस पर चमोली ने बताया है कि सड़क हादसों में कई कारण होते हैं। यदि ONGC चौक हादसे का कारण क्लब और पब है तो अल्मोड़ा में हुए हादसे का वजह क्या है। चमोली ने कांग्रेस के बयान पर ही राजनीतिक बताकर उनकी आलोचना कर दी है कि ये सरकारों पर आरोप देने का सब्जेक्ट नहीं है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है,
क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके की तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। जबकि मेरा ये मानना है कि इतना जान माल का नुकसान हुआ है, इतने परिवार बर्बाद हो गए हैं, इतने परिवारों पर प्रभाव आया है, ये हम सबके लिए दुख का विषय है। इस पर तो हमको सुधारात्मक बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटें। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। मंत्री ने बताया कि अब तक क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न 2 लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर, ATM, परेड ग्राउंड रेनोवेशन, स्मार्ट रोड सहित ही 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हालांकि ग्रीन बिल्डिंग कार्य को देर से शुरू किया जाएगा और अक्टूबर 2025 तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने शेष कार्यों को तेजी से करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिश से आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। अन्य हमारे 19 काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये बात ठीक है कि इसमें थोड़ा सा हमारा समय हमें मिलता रहा, उस समय के अंतर्गत हमने काम भी किया है। और अच्छा लगता है कि जो एक विषय स्मार्ट सिटी को लेकर वो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जब ये काम प्रारंभ हुआ था उसमें धीमी गति थी, लेकिन इस दौरान तेज़ गति से काम हुआ और ये काम कंप्लीट होने की स्थिति में आए। और जो काम हमारे ये हुए हैं ज़्यादातर उसमें स्मार्ट सिटी के काम जो 10 वार्ड में होने थे। अब 10 वार्ड में होने थे, लोगों का एक आशंका ये रहती है कि पूरे देहरादून नगर निगम को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया जाना था। तो ये गलतफहमी का एक कारण बनता है कि वो स्मार्ट सिटी पे कहीं ना कहीं आक्षेप लगाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो 10 वार्डों से बाहर निकल के भी किए हैं। जैसे हमारे यहाँ 30 बसें चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो आप नगर निगम के अंदर भी और निगम के 10 वार्डों के बाहर भी चलाई जाती है। 4 रूट हमने उसमें निर्धारित किए हैं। ऐसी हमारे यहाँ जो कूड़ा गाड़ियाँ हैं जो हमने नगर निगम को दी हैं, वो पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए वो काम कर रही है, वो उनका विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 10 वार्डों के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटी के काम होने थे वो कंप्लीट हुए हैं। ये काम जो बचा है उसको भी हम बहुत जल्द, जैसा उनके द्वारा बताया गया, उसको हम कंप्लीट करने की स्थिति में होंगे। वैसे भी उसमें जो हमारा सेंटर से जो पैसा आना था, अब इसमें हमारा पैसा भी लग रहा है, इसलिए इसे हम बाद में भी उस कराने की स्थिति में होगी। क्योंकि मार्च 2025 तक हमारा स्मार्ट सिटी का जो समय है वो हमें मिला है, यानी कि अभी हमारे पास समय है। उसके बाद भी ये चलता रहा तो उसका एकमात्र कारण ये होगा कि हमारा पैसा सरकार यानी राज्य सरकार का भी उसमें लग रहा है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून जिला प्रशासन ने ही भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला कर दिया है। तो वही जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बताया है कि रजिस्ट्रार कार्यालय के पास ही जल्द ही यह कियोस्क खोला जाएगा, जिससे ज़मीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने राजस्व और रजिस्ट्रार विभाग के अधिकारियों को भूमि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना पर तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कियोस्क के माध्यम से ही नागरिक ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर भूमि से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में।
सो हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी, और जिससे जो आम जनमानस है उनको उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रोल ज्यादा बढ़ जा रहा है उनके ट्रांजैक्शंस में, रजिस्ट्री प्रोसेसेस में, और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जो हमारे बायर्स हैं। सो इसका एक सरल उपाय ये था कि हम एक मुफ्त सुविधा दें आम जनमानस को एक कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से, कि वो वहां पर आकर पहले जिस जमीन के बारे में ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका पूरा डिटेल्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी खतौनी चेक करें कि क्या वो जमीन पहले ट्रांजैक्ट हो रखी है और जो सेलर है क्या वो ऑथेंटिक है, किसका नाम अभी चढ़ा हुआ है उस जमीन पर। उत्तराखंड एसटीएफ की देहरादून टीम ने ही एक नशा तस्कर को 261 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया है कि आरोपी तालिफ खान बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी स्मैक की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी देहरादून में ही ड्रग सप्लाई करता था और पूछताछ में कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। ये तालिब खान है अभियुक्त, और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है, और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है, और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं, और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इस बार भेजा जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड वन विभाग ने ही वनाग्नि से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा ने बताया है कि फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम के तहत ही सरपंचों, स्वयंसेवी संस्थानों और अधिकारियों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा ही वन अग्नि सूचना प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिससे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। तो वही विभाग का उद्देश्य आगामी सीजन में जंगल की आग पर काबू पाना है। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग जो है वनाग्नि सत्र जो अगले साल आएगा उसकी तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। तो उस तैयारी में ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये था कि हमारे विभागीय कार्मिकों के साथ साथ फायर अलर्ट सिस्टम में जितने भी हमारे सामुदायिक संस्थान हैं, चाहे हमारी वन पंचायतें हैं, महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं या वनाग्नि प्रबंधन समितियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग इससे जोड़ने जा रहे हैं। उसका आशय ये है कि जब भी कोई फायर उनके आसपास के क्षेत्र में होगी तो उनको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, और वो फिर जो है सक्रिय रूप से हमारे साथ जो है हमारे वन कर्मियों के साथ जो है उसको नियंत्रित करने में अपनी भूमिका जो है अदा कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ इस बार जो वनाग्नि पूरा हमारी एक ये प्रबंधन प्रणाली है, सूचना प्रबंधन प्रणाली है, उसको हम लोग ऐप बेस्ड करने जा रहे हैं। एक मोबाइल ऐप जो है हम लोगों ने विकसित किया था, जो पहले केवल एक ही प्रभाग में चला, अब इसको अक्रॉस द स्टेट जो है चलाने की कार्रवाई हो रही है। इसमें आजकल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है हमारे सभी प्रभागों में, जितने भी हमारे प्रभाग हैं उसमें जो हमारे मास्टर कंट्रोल रूम के ऑपरेटर हैं और दूसरे लोग हैं जो वनाग्नि सूचना के आदान प्रदान से जुड़े रहते हैं, उनको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर में ही 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किया है। चमोली में 4.93 करोड़ की लागत से बनी उपसंभागीय परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने पोखरी में मोटर मार्ग का विस्तार और नंदा देवी राज जात यात्रा के लिए ढांचागत सुविधाओं का पॉलिटेक्निक भवन निर्माण की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि गोचर मेला राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाता है और राज्य सरकार के पहाड़ों से पलायन रोकने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी गई है। गोचर में हाल में शुरू हुई हेली सेवा को पर्यटन और आपदा राहत के लिए अहम बताया है। मेले के पहले ही दिन
स्कूली बच्चों द्वारा ही प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम स्थित भगवान आदि केदारेश्वर महादेव और शंकराचार्य जी के मंदिर के कपाट आज विधि विधान अनुसार ही 6 महीने के लिए शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट 9:07 पर बंद हो गए हैं। आज सुबह 4 बजे ही विशेष पूजा अनुष्ठान हुआ, जिसमें हर दिन ही 12,000 श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। की जाए, जैसे कि अब भगवान बद्री विशाल की पंच पूजा है प्रारंभ हो चुकी है और विगत कल भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न हुई और गणेश जी का दर्शन इस वर्ष की यात्रा के लिए बंद कर दिए गए और आज भगवान आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य जी की मंदिर आज बंद हुआ। अभी अन्नकूट के बाद शंकराचार्य जी का मंदिर व भगवान आदि केदारेश्वर जी का मंदिर आज से पूरे देश के सभी धर्मावलंबियों के लिए बंद कर दिए गए और कल से और खटक पुस्तक का कल समापन होगा और परसों भगवान बद्री विशाल जी लक्ष्मी जी को निमंत्रण देंगे और जैसा कि अभी भी आज से पूरे देश भर में ही बाल दिवस बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। डोईवाला के सबसे पुरानी शैक्षणिक संस्थान पब्लिक इंटर कॉलेज में बाल दिवस के अवसर पर ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में ही 130 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर ही उनको उचित परामर्श मिला है। इस मौके पर ही छात्र छात्राओं द्वारा ही रस्सा खींच प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। राजकीय बताना चाहेंगे हेमोपैथी चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर प्रियांक भारद्वाज ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर ही बच्चों को स्वस्थ रहने के नुस्खे बताए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में पहुंची अतिथि ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस है और बाल दिवस के रूप में पूरा देश इनको मनाता है। इसी कड़ी में आज पब्लिक इंटर कॉलेज में हम लोगों ने इसके साथ साथ एक कैंप का भी आयोजन किया जिसमें हमारी होम्योपैथिक की डॉक्टर और उनकी पूरी टीम आई है और बच्चों की जो भी जांचें होती है, जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ उनको दी भी जाएंगी और जो दवाइयाँ लेकर ये टीम आई है उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। हम सोचते हैं कि आज के दिन में जिसमें हम चाचा नेहरू को याद करते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कई वर्ष जेल में काटे, तो ऐसी शख्सियत को अगर बच्चों के सामने उनके जन्मदिन के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम हो। आज ही हमारे टीचर्स ने कुछ रस्सा कसी के खेल भी उसमें आयोजित किए जिसमें उनकी जो ताकत भी देखने को मिलती है। तो ऐसे समय पर हम आज के दिन उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनको याद करते हैं अपने अक्षुपुणासों से। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय डोईवाला की मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और समस्त स्टाफ की तरफ से हम एक आउटरीच कैंप का भी यहाँ आयोजन किया है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की सौगात सबसे ज़रूरी है बच्चों को। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वो एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसित हो सकते हैं और एक सशक्त देश का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए आज एक उनको अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए और साथ में कुछ जांचें वगैरह हैं उसमें हम बच्चों को स्क्रीनिंग करेंगे कि किस तरह का अगर किसी को जिस तरह की प्रॉब्लम्स उनको हैं उसी हिसाब से हम उनको बताएंगे और आगे अगर उन्हें चिकित्सालय में आने की आवश्यकता पड़े तो वो चीज़ भी उनको हम बताएंगे। जैसे कि हमारे स्कूल में बाल दिवस मनाया जा रहा है तो बहुत ही अच्छे से सर टीचर्स लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह जैसे बच्चों के लिए किया गया है सब चीज़ और यहाँ पर
जो कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी उसमें हमारे लिए कैंप लगा गया है। जो बच्चे बीमार रहते हैं, मतलब अपना चेकअप नहीं करवा पाते, उनके लिए स्कूल में कैंप भी लगाया हुआ है और बच्चे भी बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सबको। तो टीचर्स लोगों ने भी हमारे लिए अच्छे से कराया। डोईवाला शुगर मिल पर ही पेरई सत्र 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। आज मिल में ही विधि विधान से हवन यज्ञ और बालर पूजा के साथ ही पेराई सत्र शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुगर मिल के आदिशाही निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार 30 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। 10% रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी बता दिया है कि इस बार 10 नए गन्ना सेंटर मिल जोड़े जाएंगे, जिससे गन्ने की आपूर्ति बढ़ेगी। नए उपकरण लगाए जाएंगे। इस बार पेराई सत्र विगत वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होने वाला है। हमने इसकी संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जिस प्रकार गन्ना इस बार हमें मिलेगा, उससे हमारी चीनी पर्ता भी अच्छी होगी और जो विगत वर्षों में जिस तरीके से हम लॉस से धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर निकल कर आए हैं, इस बार उम्मीद की जाती है कि शुगर फैक्ट्री हमारी लाभ में रहेगी। 30 लाख कुंटल आपूर्ति का लक्ष्य है। इस बार हमारे पास 63 गन्ना केंद्र रहेंगे, क्योंकि कुछ गन्ना केंद्र हरिद्वार के इकबालपुर फैक्ट्री में हुआ करते थे, वो अब हमारे पास आ गए हैं। बहुत ही शीघ्र जो है इसकी शुरुआत की जाएगी और 21 को हम इसकी पूजा करके विधिवत शुभारंभ कर देंगे। सर कुछ नए हम इसको पहले बेसिकली कहा जाता था कि बूढ़ी मिल हो गई है। हम धीरे धीरे कम खर्चे में इसके उन चीज़ों को मोडिव कर रहे हैं जहां से हमें लगातार हमारी चीनी पर्ता बढ़े और हमारी मिल लाभ की पोजीशन में आ जाए। लगातार जब से मैं विगत 2 वर्षों से यहाँ पे हूँ, लगातार उनके लिए उनकी सभी जो भी देय हैं उनको दिया जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ एक परिवर्तन आया है जो आपको फैक्ट्री में देखने में लगेगा। सभी लोगों का इसमें सहयोग है, सभी कर्मचारियों अधिकारियों का, और जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन हमारी चीनी मिल उन्नति कर रही है। खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।